नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बोकारो से है। बोकारो में चास के स्क्रैप कारोबारी मनोज कुमार से 12 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इसे लेकर चास थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बिहार के अपराधी राकेश रंजन उर्फ कारू सिंह ने फोन कर रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की भी धमकी दी है। आपको बता दें कि पिछले साल 1 अक्टूबर को कारोबारी के भाई पर अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में था। पक्ष विपक्ष के बीच कई ज्वलंत मुद्दों पर तकरार के बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। 3 से 9 सितंबर तक चले इस सत्र में बीजेपी विधायकों का हंगामा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इधर सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महीने भर बाद नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत होने की घोषणा की है। नियोजन नीति के सवाल के बीच हर कोई स्थानीय नीति को स्पष्ट करने की मांग कर रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने की बात कहते हुए कुछ हद तक इस मुद्दे को पाटने की कोशिश जरूर की। सत्र के अंतिम दिन हेमंत सोरेन ने महीने भर के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया है। ये वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार दिन रात इस विषय पर काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और मुझे पूर्ण विश्वास है आज व्यवस्था इस काम में पूरी तरीके से तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हर वर्ग, चाहे शिक्षक हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग रिक्त पड़े पद हों, उन सबको जेपीएससी में उनकी नियुक्ति के लिए आवेदन भेजे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब शुरू हुई है। अब मुझे लगता है कि महीने भर के बाद लगातार नियुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया के पास झारखंड सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जबकि बकाया मांगने पर कोल इंडिया से झारखंड को सिर्फ 300 करोड़ रुपए मिला है। विधानसभा में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद में रैयतों को मुआवजा भुगतान होने तक खनन रोकने का प्रस्ताव रखा था, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि पहले तो खनन कंपनियां राज्य में सरकार के आगे हाथ पैर जोड़ती है और खनन की अनुमति मिलते ही उसके तेवर बदल जाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर खनन रोकने पर विचार करे तो ये राज्य सरकार ये फैसला भी ले सकती है, लेकिन वे कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे देश को नुकसान हो, भले ही इसके लिए झारखंड को कितना भी नुकसान उठाना पड़े। मतलब ये आदेश है कि रेती और खतियानी जमीन को बिना मुआवजा, बिना नियोजन दिए आप काट लीजिए। अगर सरकार का निर्देश है तो हम बैठ जाएंगे, और सरकार का निर्देश नहीं है तो इस बात को, इस पर रोक लगावे कि रेती और खतियानी जमीन को कम से कम ना काटे। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया अभी कोल इंडिया से हमारा बनता है अध्यक्ष महोदय, और उसके एवज में मात्र 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात के लिए सहमत है कि अगर ऐसे हो तो ऐसी सरकार निर्णय ले सकती है कि अगर केंद्र सरकार यहाँ के रैयतों की बात नहीं मानती है तो उनका काम बंद कर दिया जाए, तो यह सरकार निर्णय लेने के लिए तैयार है। चलिए ढुल्लू जी वापस लीजिए, बहुत बड़ा घोषणा हो अध्यक्ष महोदय, स्थापित ही काफी है। हम अपना रैयत जमीन को रोक सकते हैं अध्यक्ष महोदय। कि इस बात के लिए ये ना हो आने वाला समय में अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के कोयला उत्पादन से फलना जगह का एनटीपीसी, फलना जगह का डीवीसी, फलना जगह का यूनिट बंद हो गया। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष का मुद्दा सुलझता दिख रहा है। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद की मांग पर स्पीकर ने 7 सदस्यीय एक विशेष कमेटी बनाई। ये सर्वदलीय कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
साथ मैं आसन भी सहमत हूँ। झारखंड में नमाज कक्ष का मुद्दा अब सुलझता नजर आ रहा है। मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष की ओर से इसकी पहल होती दिखी। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने राज्य में धार्मिक उन्माद आशंका पर विधानसभा अध्यक्ष से एक कमेटी बनाने की मांग रखी। कमेटी अब तक की चली आ रही परिपाटी और मौजूदा निर्णय का अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सदन में उनके इस सुझाव पर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी समर्थन किया। एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और एक सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी फैसला किया है सदन से, आपसे, आसन से कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है। मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूं। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। सदन में सरफराज अहमद द्वारा बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल और इंदर सिंह नामधारी के अध्यक्ष रहते हुए ऐसा होने का भी हवाला दिया गया। हालांकि बाबूलाल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा उनके समय नहीं था। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दिया जाए। तो वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि ये बीजेपी के दबाव का असर है। जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक। और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है, इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दीजिए। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है। सरफराज अहमद की मांग और दूसरे विधायकों के समर्थन के बाद विधानसभा अध्यक्ष भी इससे सहमत नजर आए। अध्यक्ष ने इस मामले में विधानसभा की कमेटी बनाने की घोषणा की। साथ ही ये भी कह दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को वो भी स्वीकार करेंगे। हम दिखवा लेते हैं। दिखवाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री को मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उसके बाद जो भी राज्य सरकार कर सकती है उस पर हम बाद में आप लोगों को सुना देंगे। नमाज कक्ष को लेकर पहले दिन से ही झारखंड का राजनीतिक पारा गर्म है। बीजेपी विधायक लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित करते रहे और इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव भी किया गया। अब असेंबली की जांच रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि नमाज कक्ष रहेगा या फिर उसका आवंटन रद्द होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। धंधों में स्थानीय युवाओं को 75% तक रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर झारखंड चैंबर ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। चैंबर के अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा की माने तो 30 से 40 हजार तक की नौकरी स्किल्ड लोगों के लिए है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक प्रदेश में कौशल विकास को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं चैंबर के पूर्व अध्यक्ष दीपक मारू ने राज्य सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध किया है। अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग ट्रेड के लिए स्किल्ड जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से स्किल्ड लेबर्स की आवश्यकता होती है, तो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है वो सरकार पैरेलली चलाए। यहाँ कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, बट झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, लाइक टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, आयरन स्टील है, माइनिंग है, उसके हिसाब से किन इंडस्ट्रीज़ में किस स्किल की आवश्यकता है, तो वो स्किल डेवलपमेंट भी अगर पैरेलली गवर्नमेंट चलाए तो उनका जो कैपिंग दिया गया है वो धरातल पे उतरेगा। केवल एक नियम को बना देना और उसको बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, और इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण गलतियां सरकार के या सरकार की व्यवस्था की होगी और परेशानी उद्यमियों को और व्यापारी को होगा, तो ये गलत चीज़ है। और जिनके लिए आप ये व्यवस्था बना रहे हैं उनको अगर इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है तो सरकार केवल ये एक प्रपोजल ले आए या एक तो कानून ले आए और उसकी अगर कार्य हो नहीं पाता है तो इसका कोई फायदा और लॉजिक नहीं है इस चीज़ में, और सरकार की किरकिरी भी होती है इसमें। गोड्डा में हंडवारा थाना के अंजना गांव में सड़क और नाला विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
बीती शाम गांव में मुखिया के समक्ष पंचायती में सरकारी नाले को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जैसे ही नाला खोला गया उसी समय दूसरे पक्ष की ओर से मुखिया की उपस्थिति में लाठी, डंडे और पत्थरबाजी कर मारपीट किया जाने लगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, जो नाला विवाद था क्या अभी जाकर सुलझा है? फिलहाल स्थिति क्या कुछ है? जी हाँ, जिस तरीके से कि ये घटना अंजना गांव में हुई है, हनवारा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है। हम आपको बता दें कि अभी जो 6 लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि किस तरीके से कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं। गोड्डा जिले में ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, इससे पहले भी चाहे वो पथरगामा में चप्पल का माला पहनाकर घुमाने की बात हो या इस तरीके की लाठी डंडे की बात, कानून का जो भय है लोगों का वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है और इसी वजह से ये तस्वीरें सामने आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। गोड्डा से खबर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मारपीट में 6 लोग घायल हो गए और फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जो नाला का विवाद था वो इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। अच्छा, पानी में बोन ला ले हमरा के लिए खोलेला नहीं खुलक तो हमरा छोड़ दिलिए नहीं सकलिए। पंचायती बैठलिए मुखिया सब मुखिया के खोला हमरा साई बेटा ना मैंने मारा लगले। कितना लोग घायल चोट लागल? कितना लोग? 3 ठोक सीरियस होला, 3 ठोक कम लागल। दूसरा पक्ष कितना चोट लागल? एको ठोक नहीं। मामला वही है कि वो रोड पे मिट्टी दिया है, हम लोगों का ऊपर से उधर से पानी आता है, पानी आता है तो वो जो है बंद कर देता है। हम लोगों का पानी बाहर होने नहीं देता है। वो बोलता है कि नहीं इधर नहीं देंगे हम पानी निकलने के लिए, सिकाए के लिए कि इधर मेरे दरवाजे पे गंदा होता है। तो वही बात का मामला था, हम लोग पंचायत बैठा दिए तो मुखिया को बुलाए। मुखिया को बुलाने के बाद मुखिया बोला कि ठीक है तुम खोद दीजिए। पानी जो वो बंद किया था उसको हटाने बोला, तो हम लोग हाथ से उसको हटा रहे थे। हटाने के बाद वो बोला कि नहीं देंगे हम हटाने के लिए। हम बोले कि जब पंचायत हो गया और बोला मुखिया की जबकि लाला खोदवाएंगे तो फिर अभी हम मेरा पानी जाने दीजिए। तो इसी बात में जो है वो लोग शुरू कर दिया। दुमका के चीरुडी गांव में एक युवक को ग्रामीणों द्वारा गांव से निकालने का मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले युवक वरसाद अंसारी ने आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की के विवाह कराने का जब उसने विरोध किया तो ग्रामीणों ने उसे गांव से बेदखल कर दिया, जिसके बाद वो दर-दर की ठोकर खा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवक की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं और अपने पारिवारिक विवाद को मनगढ़ंत कहानी बताकर पेश किया जा रहा है। वहीं पीड़ित युवक ने दुमका एसपी से घर वापसी कराने की गुहार लगाई है। मैं अपनी भतीजी की 18 साल से कम उम्र में शादी का विरोध किया था और मैंने शिकायत की थी डिपार्टमेंट में। इसके चलते मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और मुझे गांव से उसी टाइम लोगों ने जो है गांव से निकालने का फैसला ले लिया। गलत मामला है ये झूठ बोल रहा है वो। गांव वाला से क्या मतलब? गांव वाला वो भाई भाई में झंझट हुआ था, भाई भाई में मामला है। धनबाद के कतरास में 2 सितंबर को ताबड़तोड़ फायरिंग घटना स्थल की जांच करने एसएसपी पहुंचे। इस दौरान कतरास थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। यहां फायरिंग कर नीरज तिवारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दिलीप नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था। फिलहाल पुलिस वारदात में शामिल दूसरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस हत्याकांड की गुत्थी जल्द ही सुलझा सकती है। वहीं इस घटना में गैंगस्टर अमन सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। जमशेदपुर में 1 से 10 अक्टूबर के बीच सबसे बड़े राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे लेकर हमारे तीरंदाज कितने तैयार हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तमाम सरकारी आर्चरी सेंटर बंद होने की वजह से खिलाड़ियों का अभ्यास भगवान भरोसे है और सेंटर भी जंगल में तब्दील हो चुके हैं। तीरंदाजी को लेकर देश के सबसे बड़े टूर्नामेंट
सीनियर राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जमशेदपुर में 1 से 10 अक्टूबर के बीच टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। उससे पहले राज्य के तीरंदाज 16 और 18 सितंबर को सिल्ली और जमशेदपुर में ट्रायल का सामना करेंगे और इसी ट्रायल के आधार पर झारखंड की कुल 24 तीरंदाजों की टीम सीनियर राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे तीरंदाज कितने तैयार हैं। नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहा है। मुश्किल तो बहुत है ट्रायल में भाग लेने के लिए। एक दिन का प्रैक्टिस में कौन क्या कर पाएगा। सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी मुश्किल होता है। लेकिन जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है और लंबे अवधि से ये कोविड के चलते सेंटर बंद है, तो जिसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि बच्चे का तैयारी नहीं हो पा रहा है। ये सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से राज्य भर के सभी 9 सरकारी तीरंदाजी सेंटर बंद हैं और हाल ये है कि तीरंदाजी सेंटर अब पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुके हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सरकारी व्यवस्था की दुर्दशा का नजारा है और ये तस्वीरें सरकार के उन दावों की पोल खोल रही है जो ये दावा करती है कि राज्य में तीरंदाजी मजबूत है। वहीं दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तीरंदाजों का अभ्यास ठप है। नहीं सर, हम लोग तो सुबह से शाम लगे हुए रहते हैं। यही हथियार मिला है सर, इसी से हम लोग लगे हुए रहते हैं। लेकिन बच्चे लोग भी नहीं हैं तो कोई मूवमेंट भी नहीं है और एक जगह काटते हैं तो फिर पानी पड़ता है, दूसरा जगह लगते हैं तो फिर वहाँ बढ़ जाता है। और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा एरिया है ये। बगैर अभ्यास की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिलाड़ी कितना कमाल दिखा सकेंगे, इसका जवाब शायद तीरंदाजी के टारगेट ही बता पाएंगे। राज्य में 1.5 साल से तीरंदाजी सेंटर बंद है और ज्यादातर की हालत फिलहाल प्रैक्टिस के लायक नहीं है। सिर्फ रांची के खेलगांव में मौजूद JSSPS में ही सब जूनियर और जूनियर स्तर के तीरंदाजी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। रांची के होटवार में मौजूद है एकलव्य आर्चरी सेंटर, जिसे राज्य का एक्सीलेंस सेंटर माना जाता है। वो तीरंदाजी के सरकारी कनेक्शन को बताने के लिए काफी है। हालात ऐसे हैं तो वहाँ तीरंदाजी वास्तव में किस तरह खिलाड़ी प्रदर्शन कर पाएंगे राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। 20 अक्टूबर तक हॉकी इंडिया सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए कैंप का आयोजन कर रही है, जिसमें झारखंड की बेटी सलीमा टेटे और निकी प्रधान को आमंत्रित किया गया है। वहीं पूर्व से आयोजित जूनियर भारतीय महिला टीम के लिए भी सलीमा टेटे आमंत्रित हैं, क्योंकि सलीमा की उम्र अभी जूनियर टीम के लिए बची हुई है। जूनियर टीम के पहले से ही झारखंड की 3 खिलाड़ी संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग कैंप कर रही हैं। सलीमा और निकी प्रधान के चयन पर झारखंड हॉकी ने शुभकामनाएं दी। जूनियर टीम का कैंप अक्टूबर तक आयोजित है। झारखंड टीम के कप्तान और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। ईशान किशन के सिलेक्शन से झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। सभी खिलाड़ियों ने ईशान किशन को शुभकामनाएं दी हैं। ईशान किशन सर का जो सिलेक्शन हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी लाजवाब है। रीज़न ये है कि इतने नीचे तकबे से निकलकर उतना ऊपर खेलना अपने आप में कंपटीशन से कम नहीं है और कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन की वजह से आज हम लोग स्पिरिट जगह है और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सक्सेस हो पाए या फिर आगे खेल पाएँ। ईशान किशन मतलब झारखंड का अच्छे से यहाँ से सिलेक्शन हुआ, मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के जैसा बने, अच्छे से मतलब सब कुछ सिलेक्शन वगैरह हो जाए। हम लोग भी चाहेंगे तो आगे अच्छा रन बनाएं और वही रन हम लोग भी यही सोच के रहेंगे कि हम भी आगे उसी तरह खेलें ईशान किशन भैया जैसे। और हम लोग की तरफ से ईशान किशन को बहुत बहुत बधाई है भैया। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। पलामू में हरिहरगंज के बघना से मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई। मृतक का नाम खुशबू है, जिसके परिजनों ने उसके पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। गुमला में जोलो घाट के पास गाड़ी के सामने अचानक मवेशी के आ जाने से 2 अधिवक्ता घायल हो गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के सहयोग से दोनों को रिम्स भेजा गया।
रामगढ़ में रांची रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन में कल सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घुमावदार ढलान और सड़क निर्माण के गलत डिजाइन की वजह से यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। गुमला के अरमई गांव में अपनी बहन के घर आई किशोरी की करंट लगने से मौत हो गई। लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। गोड्डा के पथरगामा बाजार में आजसू कार्यकर्ताओं को सीएम का पुतला दहन से पुलिस ने रोका। बिना आदेश की जा रही कार्रवाई को लेकर पुलिस से बकझक भी हुई। जमशेदपुर में हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। बोकारो पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। डीसी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गोड्डा एसपी ने मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जिले के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई। पलामू डीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। डीसी पर आवेदन नहीं सुनने का आरोप लगाया गया। धनबाद में कोयलांचल वाहन एसोसिएशन ने धरना दिया, जिसमें बीसीसीएल प्रबंधन से 3 सूत्री मांग को पूरा करने की मांग की गई। रांची हाईकोर्ट में रांची सदर अस्पताल अवमानना मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया। गढ़वा के ऊंटारी में दाल भात केंद्र पर आग लग गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। गिरिडीह जिले के बगोदर में पुलिस ने छापेमारी कर कार से 18 पेटी शराब बरामद किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गढ़वा के मेराल में ट्रेन से कटकर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक धुरकी थाना के टाटी दिरी गांव का रहने वाला था। गोड्डा के रांसी गांव में जल जमाव से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है। पलामू में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस से अवैध कब्जा तुरंत हटाने की मांग की। धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 में कोरोना महामारी की चपेट में आने से अधिकारी समेत 12 कर्मियों की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक परिजनों को नौकरी नहीं मिली। गोड्डा पुलिस ने गरीब बच्चों में अपना पुराना फोन वितरित किया, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। बोकारो में तीज पर्व नियम निष्ठा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, साथ ही अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। धनबाद के दिगवाडीह में कोरोना की वजह से गणेश महोत्सव पर मेले का आयोजन नहीं होगा। लोगों से घरों में पूजा करने की अपील की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन